Okay, students, now let's come on to our next topic or last chapter for A2 physics, that is astronomy and cosmology. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं. लुमिनिसिटी क्या होती है? इट इज़ द टोटल पावर आउटपुट ऑफ रेडिएशंस इमिटेड बाय अ स्टार. मतलब जितनी टोटल पावर जो है वो स्टार जो है इमिट करता है, दैट इज़ द लुमिनिसिटी. रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है? जितनी लुमिनिसिटी अर्थ पे आती है या जितनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी अर्थ पे आती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी. सिंपल एज दैट. ठीक है. नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला रिलेटिंग एफ एंड एल. एफ इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर. एल क्या है? लुमिनिसिटी. एफ क्या है? रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी. ये यूनिट्स क्या है? वोल्ट्स मीटर -2. लुमिनिसिटी के यूनिट्स क्या है? वोल्ट्स. और डी क्या है बच्चे? डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार एंड द अर्थ, दैट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स. इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. अब लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कैंडल्स. स्टैंडर्ड कैंडल्स बेसिकली क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कैंडल्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी आपको लुमिनिसिटी पता होती है पहले से. एल मतलब आपको पहले से ही पता है. तो यार देखो, एक कितनी ज़्यादा आसानी हो गई है कि अगर F इज़ इक्वल टू एल 4 पाई डी स्क्वायर में एल आपको पहले ही पता है. अब अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो आप रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी तो निकाल लोगे. एल भी पता है, एफ भी पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस दैट द गैलेक्सी इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ. और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉस्मिक लैडरिंग. भाई हम क्या करते हैं, हमें नॉन ऑब्जेक्ट्स की या नॉन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की जिनकी लुमिनिसिटी पता होती है उन्हें क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कैंडल्स. अगर आपको लुमिनिसिटी पता है मतलब एल पता है. अब आपने अर्थ पे खड़े रह के, आपने तो नहीं, साइंटिस्ट ने अर्थ पे खड़े रह के क्या निकाल ली? रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी. जब आपके पास एफ भी आ गया, एल भी आ गया, you can calculate the distance that the star or the sun is away from the earth. ठीक है. तो this is how you calculate distances of huge objects या huge galaxies from earth, and this is also called what? Inverse square law. अब आ जाओ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेसिकली क्या कहता है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. फॉर विच बॉडीज? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है. और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो आई विल गेट दिस कांस्टेंट, दैट इज 2.9 इंटू 10⁻⁻3. तो वेवलेंथ किस में मेजर्ड होगी? मीटर्स में. टेम्परेचर किस में मेजर होगा? केल्विन में. दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड दिस इज द इक्वेशन दैट यू मस्ट लर्न. स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ. दिस इज ऑल्सो अ लॉ दैट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का 4 पावर. टोटल एनर्जी emitted by a block per unit area, that is L, मतलब luminosity is directly proportional to what? टेम्परेचर का 4 पावर. इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको बताया हुआ है. 4 पाई आर स्क्वायर इज कांस्टेंट. आर क्या है बच्चे? रेडियस है, तो आर स्क्वायर इधर कर दोगे. स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8. टेम्परेचर 4 जो है, टेम्परेचर की पावर 4 विल वेरी विथ लुमिनिसिटी ऑफ द स्टार. सिंपल एज दैट. Now let's come on to emission spectra from distant galaxies. अब बच्चों साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब उन्होंने emission spectra लिया on Earth, the first black thing, और जब उन्होंने emission spectra लिया from distant galaxies, उन्होंने देखा कि light has shifted towards the red side. तो what does this show us? कि the emission spectra from different galaxies show an increase in wavelength or a shift towards the red end of the spectrum. Simple as that. Now let's come on to the Doppler effect. Doppler effect is basically the apparent change. Apparent change का word बहुत important है. In the frequency or wavelength due to relative motion between the source and the observer. ठीक है. Doppler effect basically क्या है? It is the change in the frequency or wavelength due to the relative motion between the source and the observer. Simple as that. अब हम देखते हैं डॉपलर इफेक्ट विद साउंड. भाई अगर सोर्स और ऑब्जर्वर स्टेशनरी खड़े हुए हैं तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुने में आएगी ऑफ द सोर्स विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इमिटेड बाय द सोर्स. मतलब इसका कहने का ये है कि जो फ्रीक्वेंसी का साउंड सोर्स इमिट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है ऑब्जर्वर सुनेगा. इफ़ द सोर्स इज स्टेशनरी. ये किस केस में होगा? जब आपका सोर्स जो है वो स्टेशनरी होगा. ठीक है.
इफ द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो क्या होगा, अगर सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेव लेंथ्स कम हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा दैट विल बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब अगर सोर्स जो है वो अवे मूव कर रही है तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर विल बी लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब ये था डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड। लेट्स सी डॉपलर इफेक्ट इन लाइट्स। लाइट्स में बच्चों ये होता है कि रेड शिफ्ट हो जाता है अगर आपका ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, एंड ब्लू शिफ्ट हो जाता है इफ योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेड शिफ्ट? बेसिकली रेड शिफ्ट इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, सिंपल एज दैट। उसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। वेलोसिटी v किस चीज़ के इक्वल है, इन दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ रिसेशन या स्पीड ऑफ रिसीडिंग स्टार, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। एंड यू कैन यूज दीज टू फार्मूलाज साइमल्टेनियसली। चेंज इन वेवलेंथ वाला भी यूज़ कर सकते हो, चेंज इन फ्रीक्वेंसी वाला भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। एग्जाम क्वेश्चन किस तरह का आएगा, अ पार्टिकल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स इन द लेबॉर्ट्री या द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, ये एक फ्रीक्वेंसी है इसकी व्हेन इट इज़ ऑन अर्थ, ठीक है। द सेम पार्टिकल फ्रॉम अ डिस्टेंस गैलेक्सी हैज़ दिस फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकाल लो बच्चों। फ्रीक्वेंसी का चेंज किस तरह निकालोगे, 4.570 माइनस 4.547 इंटू 10⁻14, ये आपकी आ गई चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी विल बी दैट थिंग जो आपने अर्थ में मेजर की है, ठीक है। दिस बिकम्स द अर्थ वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 4.570 इंटू 10⁻14। स्पीड ऑफ लाइट के c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸। सारी वैल्यूज प्लग इन करो, यू विल गेट योर आंसर एज 1.5 इंटू 10⁻6 ms-1। दैट इज व्हाट द वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट या गैलेक्सी इज रिसीडिंग। अब हबल्स लॉ भी पढ़ लेते हैं। हबल्स लॉ क्या कहता है, हबल्स लॉ बेसिकली सेज कि द रिसेशन स्पीड ऑफ गैलेक्सी v is directly proportional to their distance away from the earth, simple as that। और जब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो यू गेट दिस हबल्स कांस्टेंट h0, ठीक है। ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द यूनिवर्स t0 यूजिंग हबल्स कांस्टेंट। 1 अपॉन हबल्स कांस्टेंट करोगे यू विल गेट योर age of the universe, that is approximately 13 to 14 billion years, simple as that। This marks the end of cosmology and astrology का topic and also the A2 physics का syllabus। If you have any questions you can ask me in the comment below।